हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का अगला पार्ट, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स के बारे में कि कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेचर कैसा होता है, या जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हम ब्रांच स्टडी कर रहे हैं एट रेस्ट के ऊपर, उसका कंडक्टर्स के अंदर हमें क्या क्या देखने को, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको दिखाई दे रही है कि इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ये चीज़ हम पहले प्रूव भी कर चुके हैं कि इनसाइड अ स्फेरिकल शेल हमने निकाला था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, कोई भी आपको जैसे कंडक्टर दिया होता है, ये आपको कोई कंडक्टर दिया है, तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके बीच में यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनसाइड द कंडक्टर वो ज़ीरो होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब भी ये जो कंडक्टर होता है इसको हम कोई चार्ज देते हैं, ठीक है, कोई भी हमने इसको चार्ज दिया, तो वो सारा का सारा जो चार्ज होता है ना, वो इसके सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और अंदर कोई भी चार्ज नहीं रहता है। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होता है वो जीरो होता है। तो इसके लिए हम कोई भी न्यूट्रल या चार्ज कंडक्टर ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम चार्ज कंडक्टर लेंगे तो उसके ऊपर ये प्लस जो चार्जेस हैं या जो माइनस चार्जेस हैं ये स्फेरिकली या आप बोलो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और अगर न्यूट्रल हम ले रहे हैं और उसको चार्ज दे रहे हैं तो वो चार्ज भी जाके क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और इनसाइड द कंडक्टर हमारे पास चार्ज नहीं रहता है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर यानी कि जो हमारा कंडक्टर होगा वो स्टैटिक होगा। स्टैटिक इन द फॉर्म कि ये किसके ऊपर होगा? रेस्ट के ऊपर होगा। ठीक है, तो हमारा जो कंडक्टर है वो रेस्ट के ऊपर होगा। हम उसी के बारे में अभी स्टडी करेंगे कि अगर हमारा कंडक्टर रेस्ट के ऊपर है तो उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, या कैसे उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाई करता है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वेरी करता है। ठीक है, तो हमने क्या लिया? एक न्यूट्रल या चार्ज कंडक्टर लिया। देयर में ऑल्सो भी एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी हो सकता है। तो स्टैटिक सिचुएशन के अंदर क्या होगा? कोई भी करंट है वो इनसाइड और ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर इनसाइड द कंडक्टर। इस सरफेस के अंदर और इसके अंदर वाले हिस्से के ऊपर, ये यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी ना तो करंट फ्लो करेगा और ना ही कोई फील्ड होगा, कुछ भी नहीं होगा। देयर इज नो करंट इनसाइड और ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, इंटरनल सरफेस के ऊपर और इसके इनसाइड कोई भी हमारे पास जो फील्ड है वो नहीं पाया जाएगा। इनसाइड द कंडक्टर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई क्या, कि इनसाइड द कंडक्टर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो होगा। ठीक है, अब देखो स्टैटिक सिचुएशन के अंदर क्या होता है? फ्री चार्जेस आर हैव सो डिस्ट्रीब्यूटेड themselves that the electric field is zero everywhere inside। देखो, चाहे इसको वैसे पढ़ो, चाहे मैंने आपको बताया वैसे पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होता है वो जीरो होता है इनसाइड द कंडक्टर। वो किस वजह से होता है? मैंने आपको प्रॉपर्टी बता दी है। फर्स्ट की क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इस कंडक्टर के अंदर क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, और इस कंडक्टर को चाहे आप बाहर से फील्ड लगा के कोई चार्ज दे रहे हो तो वो चार्ज क्या हो जाता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब कि बाहर वाले सरफेस के ऊपर सारा का सारा चार्ज आ जाएगा, अंदर जो चार्ज है वो जीरो हो जाएगा। और अंदर अगर चार्ज हमारा नहीं होगा तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये हम यही तो लिखते हैं, Q/4πε0r। तो जब Q ही नहीं है तो E कहाँ से आएगा? ठीक है, तो इनसाइड द कंडक्टर हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है वो जीरो होता है। क्यों? क्योंकि जो भी हमने इसको चार्ज दिया है वो स्फेरिकली क्या या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और यूनिफॉर्मली स्टैटिक सिचुएशन के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और इसकी वजह से हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एवरीवेयर इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं अगली प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी में हमें क्या दिया है? एट द सरफेस of the charge conductor electrostatic field must be normal to the surface at every point। हमेशा क्या होगा कि हम अगर सरफेस के ऊपर की बात करते हैं, हमने दो प्रॉपर्टीज की, एक ये किया कि इनसाइड द कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होगा, दूसरा जो भी हमारे पास क्यू चार्ज होगा वो क्या हो जाता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, ये दो चीजें होगी। अब क्या होगा कि जो भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है, ये सरफेस था और इस सरफेस के ऊपर जो हमने चार्ज दिया, पहली दो प्रॉपर्टीज के रिजल्ट के अकॉर्डिंग ये जो चार्ज है ये हमने इसको यहाँ पे ऐसे चार्ज दे दिया, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर निकलती है? बाहर। हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री के ऊपर होगा, ये ऐसे। ठीक है, हमेशा क्या होगा? नॉर्मल टू द प्लेन हमारा एग्जिस्ट करेगा। देखिए
एट एवरी जो हमारा पॉइंट है फर्स्ट, एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट के ऊपर नॉर्मल होगा। उसके बाद में देखो, फॉर नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज ए नॉन जीरो कंपोनेंट अलोंग द नॉर्मल। अब नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमारे पास एक नॉन जीरो कंपोनेंट होता है अलोंग द नॉर्मल। बट क्या होता है कि अगर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, उसका कोई भी टेंजेंटियल कंपोनेंट नहीं होता है। अगर हम छोटी सी बात करते हैं, देखो कि ये अगर नॉर्मल ना हो, ये हमारा सरफेस था और ये थोड़ा सा ऐसे कोई टिल्टेड हो जाए, यानी कि कोई किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा के ऊपर ही आए, ये मान लो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो हम क्या करते हैं, जब रिजोल्यूशन करते हैं वेक्टर्स के, तो हम क्या करते हैं, एक वेक्टर को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं ना, ई एक्स या ई वाई या ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा, ये दो कंपोनेंट में हम डिवाइड करते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो जब इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट बनाओगे तो ये देखो, एक कंपोनेंट इसका कहाँ लाई कर रहा है, मान लो ये हॉरिजॉन्टल था, ये वर्टिकल हो गया, तो वर्टिकल वाला कंपोनेंट कहाँ लाई कर रहा है, इस कंडक्टर के अंदर लाई कर रहा है। तो अब ये क्या करेगा, चार्जेस के ऊपर दोबारा से फोर्स लगाएगा और दोबारा से चार्जेस को मूव करवाएगा। अब कंडक्टर के अंदर हम बोल चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, अगर ऐसा कुछ हो गया और इसने दोबारा उनको मूव कराना शुरू कर दिया तो वहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, क्योंकि मोशन के कारण क्या आता है, करंट जनरेट होता है। क्यू जब घूमेगा तो करंट आएगा और करंट जहां आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ गई। तो इसीलिए क्या होता है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। नॉर्मल ना होने का साइड इफेक्ट क्या है कि अगर ये थीटा के ऊपर लाई करता है, ये थीटा के ऊपर अगर लाई किया तो यहाँ पे जब हम इसके दो कंपोनेंट्स बनाते हैं तो एक कंपोनेंट इनसाइड द कंडक्टर लाई करता है और वो क्या करेगा, अंदर जो इसके सरफेस के ऊपर जो चार्ज पड़े हैं उनको ड्रिफ्ट करेगा, उनके ऊपर फोर्स लगाएगा, उनको दोबारा मूव कराएगा। अब हम तो एक बार सेटल डाउन हो चुके हैं, चार्जेस एक बार सेटल डाउन हो चुके हैं, उनको दोबारा मूव कराने की कोई जरूरत ही नहीं है। पर ये अगर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो मूव करवाएगा, और जब मूव करवाएगा तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। और हम तो पढ़ चुके हैं कि इनसाइड द स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो अगर ये चीज एग्जिस्ट होगी तो ऊपर वाली दोनों प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो इसीलिए इन दोनों प्रॉपर्टीज से क्या कंक्लूजन निकला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया उसकी जो डायरेक्शन होगी वो ऑलवेज नॉर्मल टू द जो हमारा सरफेस है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर होती है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास देखिए, इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर के अंदर देर इज नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर, ऑल एक्सेस चार्जेस रिसाइड्स एट द सरफेस, ठीक है। हमने ये चीज पढ़ ली कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है सरफेस के अंदर वो जीरो होगी, नहीं होगी कुछ भी, और सारे जो एक्सेस चार्ज है वो सरफेस के ऊपर आ जाता है, ठीक है। अंडर स्टैटिक कंडीशन द एक्सेस चार्ज रिसाइड्स एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर, हो चुका ये। On a closed surface, the electrostatic field is zero. So from Gauss theorem, there is no net charge enclosed by the surface. तो अगर हमारा E जीरो है तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हम क्या लिखते हैं, E इज इक्वल्स टू, या जो फ्लक्स होता है हमारा दैट इज E डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्या होता है, ये देखिए जो E डॉट डी एस है, अगर हम यूनिट एरिया की बात करते हैं तो ये होता है हमारा गॉस थ्योरम Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर इस यूनिट एरिया की मैं बात कर रही हूँ तो इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करोगे तो 1 ही आएगा, तो दैट E बिकम्स इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जब ये Q ही जीरो हो गया, ऑन ए क्लोज सरफेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो, तो गॉस लॉ के अंदर हमारे पास एक चीज क्या आ गई कि नेट चार्ज है वो भी तो जीरो है। अब ये चीज हमारे पास जीरो है, हमने ये चीज निकाली कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। अगर वो जीरो है तो दैट मीन्स कि ये चार्ज भी तो जीरो है, तो इसके अंदर कोई चार्ज भी तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर। थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर के अंदर क्या होता है, देखो हमने एक आर्टिकल किया था अब से पहले, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किया था। यहाँ पे हमने एक बात डिस्कस की थी दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हमने डिस्कस किया था और दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज रिटन एज VA माइनस VB, ऐसा कुछ हमने लिखा था, ठीक है। किसी भी चार्ज को फ्लो करने के लिए, किसी भी करंट को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, या फील्ड को एक जगह से दूसरी जगह की जाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड होता है। अगर आपके जो कंडक्टर्स हैं, या मान लो ये आपके पास दो प्लेट्स हैं, एक के ऊपर प्लस Q चार्ज है, दूसरे के ऊपर भी प्लस Q चार्ज है, तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ से यहाँ चार्ज मूव नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों की दोनों क्या है, सेम पोटेंशियल के ऊपर है, ठीक है। जितना फोर्स ये इस पे लगा रहा है उतना फोर्स यही इस पे लगा रहा है, तो यहाँ से वर्क डन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ से चीज आपकी मूव करके जो फर्स्ट वाली प्लेट है उससे सेकंड के ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। अगर ये क्या हो जाए, ये प्लस Q हो जाए और ये माइनस Q हो जाए,
अब आपका चार्ज यहाँ से यहाँ मूव कर सकता है, ठीक है। अब क्या आ गया, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस आने का मतलब क्या हो गया, एक माइनस का चार्ज है, एक प्लस का चार्ज है, एंड दैट पोटेंशियल इज गिवन बाय W/Q। अब एक जगह पे Q लिखोगे और दूसरी जगह पे -Q लिखोगे तो ये बनेगा, ठीक है। ये फर्स्ट वाली का था और ये अगर सेकंड वाली का है तो दोनों के पोटेंशियल में माइनस का साइन भी तो आ रहा है, तो एक पोटेंशियल का डिफरेंस जनरेट हो गया ना। और वो पोटेंशियल का डिफरेंस ही क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे अगर आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है या चार्ज मूव कर रहा है तो उसे मूव करवाता है। तो हमेशा एक चीज याद रखना कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मस्ट होता है किसी भी चार्ज को फ्लो करने के लिए, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात किया, देखो अगर किसी के पास कोई कमी होगी तभी उसको चीज़ दी जाती है, अगर एक्सेस में है या आपके जितनी उसके पास चीज़ है तो उसको दे के क्या करोगे, उससे कोई फायदा नहीं है। तो इसके पास अगर पोटेंशियल कम होगा, इसके पास पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तभी वो मूव करेगा ना। लास्ट ईयर हमने थर्मोडाइनमिक्स में किया था कि हमारे पास कोई कप था, ठीक है, हमारे पास कोई कप ऑफ टी। अब ये टी टेम्परेचर के ऊपर पड़ा है और ये रूम टेम्परेचर के ऊपर हमारा रूम था, ठीक है। अब चाय का टेम्परेचर अलग था, रूम का टेम्परेचर अलग था, तो हीट इसमें से निकल के रूम के अंदर जा रही थी। अब दोनों के बीच में हीट का डिफरेंस है ना, तभी हीट फ्लो की है, ठीक है। अगर आपकी चाय का टेम्परेचर जब रूम टेम्परेचर जितना हो जाता था तो कोई हीट फ्लो करती थी, नहीं करती थी। तो वही चीज़ है कि अगर आपके दोनों मीडिया का पोटेंशियल अगर बराबर है, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो आपके चार्ज कभी भी मूव करके एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होता है यहाँ पे थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कॉन्स्टेंट कैसे होता है, हमने बोला कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक है, अगर हम डिस्कस करें कि हमने बोला फर्स्ट पॉइंट के अंदर कि दैट ई इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0 इनसाइड द कंडक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में हम रिलेशन कर चुके हैं, दैट इज dV/dr किया अभी प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने किया, दैट इज dV/dr। अब देखो अगर ये 0 हो गया, मैं इसकी वैल्यू 0 लिख दूँ तो -dV/dr, एंड दैट dV/dr इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, दिस इज 0। +1 क्लास के अंदर हम पढ़ते हैं, जब हम मैथमेटिकल टूल्स की बात करते हैं या मैथमेटिक्स के अंदर हम करते हैं भी, किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव 0 होने का मतलब वो क्वांटिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो प्रूव हो गया कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आएगा वो कांस्टेंट होगा थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड इज इक्वल टू इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस। जो सरफेस के अंदर उस वॉल्यूम, कोई भी वॉल्यूम हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि आपने स्फेरिकल शेप ही लेनी है, कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू V0 है तो इसके बाहर सरफेस के ऊपर भी इसकी वैल्यू क्या होगी, V0 ही होगी। तो एक तरह से ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का काम भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सिंस कंडक्टर हैज नो टेंजेंटियल कंपोनेंट, टेंजेंट वाला कंपोनेंट नहीं आएगा। टेंजेंट वाला कंपोनेंट क्या होता है, कोई भी सरफेस है उसके ऊपर हम ऐसे कंपोनेंट ड्रा कर देते हैं, वो टेंजेंट होती है। तो ये थीटा एंगल बना रही है, और ये मैंने बोला था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों, क्योंकि अगर इसको रिजॉल्व करेंगे तो इसका एक कंपोनेंट अंदर की तरफ भी जाएगा और ये पूरा फोर्स बाहर की तरफ ना लग के कुछ फोर्स अंदर की तरफ भी लग रहा, वो चार्जेस को ड्रिफ्ट करेगा, उनको सेटल डाउन नहीं होने देगा। और अगर वो सेटल डाउन नहीं हुए तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, जो ऊपर वाली दोनों कंडीशंस को क्या कर देगा, स्पॉइल कर देगा, ठीक है। तो टेंजेंटियल कंपोनेंट जब हमारे पास नहीं है तो कोई वर्क डन करने की जरूरत ही नहीं। अब देखो यहाँ पे कोई फील्ड ही नहीं लग रहा, E=0 है, तो इसके अंदर यहाँ से ऐसे मूव करते जाओ, जब फील्ड ही नहीं लग रहा तो वर्क डन क्या करेंगे, यानी कि कोई फोर्स ही नहीं लग रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड हम बाहर से एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात जब हम करते हैं, एक पॉइंट से यहाँ से चार्ज को यहाँ पे उठा के लेके आना होता है, तो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट लेके आना है। यहाँ पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो इसके ऊपर अगर हम यहाँ से उठा के किसी चीज़ को अंदर लेके आएंगे तो कौन फोर्स लगाएगा, कोई फोर्स नहीं लगाएगा। तो जो फोर्स ही नहीं लगा रहा तो आपको उसके ऊपर, अब फोर्स नहीं है, F0 है, तो वर्क डन क्या होता है, F.ds के इक्वल होता है। अब फोर्स ही नहीं है तो दैट वर्क डन विल इक्वल्स टू 0। अब वर्क डन 0 हो गया भाई। अब वर्क डन 0 हो गया, दैट मीन्स कि देखो कंडक्टर वर्क इज डन इन मूविंग चार्ज विद इन द कंडक्टर एंड ऑन इट द सरफेस, ठीक है, कोई भी वर्क डन हमें नहीं करना पड़ेगा। तो इसका मतलब पोटेंशियल क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। जब वर्क डन वेरी करेगा, ठीक है, तभी तो हमारे पास क्या है, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, किसकी, पोटेंशियल चेंज करेगा। जब वर्क डन ही चेंज नहीं किया, मैं इस चार्ज को यहाँ से उठा के ए पॉइंट पे लेके आई, मैं इसको उठा के बी पॉइंट पे लेके आ रही हूँ, इन दोनों का पोटेंशियल है वो सेम ही आ रहा है, क्योंकि दोनों में जो वर्क डन किया है मैंने, दोनों के अंदर मान लो 10 न्यूटन फोर्स लगाया है,
और दोनों के दोनों क्या पड़े हैं, 10 मीटर दूर पड़े थे। तो जब आप एफ डॉट एस करोगे तो दोनों केस के अंदर क्या बनेगा आंसर, 100 ही तो बनेगा। तो जब 100 बन रहा है तो पोटेंशियल वैल्यू की वैल्यू दोनों के अंदर 100 आ रही है। तो जब दोनों के अंदर 100 आ रही है तो पोटेंशियल फिर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो आप इन दोनों तरीकों से समझ सकते हो। फर्स्ट तरीका हमारा ये था कि हमारा जो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन था, उससे हमने समझा कि जो पोटेंशियल होगा V हमारा वो कांस्टेंट होगा थ्रू आउट द वॉल्यूम या थ्रू आउट द सरफेस। ठीक है, ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब एक चीज हमारी और आती है कि अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, E की वैल्यू निकालनी हो जस्ट आउटसाइड द सरफेस, जस्ट आउटर सरफेस, यानी कि आउटर सरफेस का मतलब जैसे ही आप बाहर आए हो, यानी कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, कोई भी ये बॉडी है, इसके इस पॉइंट के ऊपर बिल्कुल थोड़ा सा बाहर, मान लो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है हमें, अगर इसकी वैल्यू निकालनी हो तो। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अब मैं यहाँ पे आपको बना के बताती हूँ कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने गॉसियन सरफेस ड्रा कर लिया। अब इसके अंदर आपको दिखाने के लिए इतनी दूरी बनाई है, बट ये दूर दूर नहीं है, ये जस्ट इनसाइड द सरफेस है और ये जस्ट आउटसाइड द सरफेस है। यहाँ पे जो प्लस का चार्ज या कोई भी चार्ज पड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, ऐसे जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, अब देखो कि गॉस लॉ क्या बोलते हैं कि E डॉट डी एस का इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस के ऊपर किसी भी S के ऊपर, दैट विल बिकम इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा सिलेंडर बना था, इस सिलेंडर के अंदर जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज सिग्मा, तो यहाँ पे Q की जगह पे हम सिग्मा पुट कर देंगे। चार्ज और चार्ज डेंसिटी कोई बात नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे Q की जगह पे हमने क्या पुट किया, ds। ये जो सरफेस हमारा सिलेंडर हमने कंसीडर किया था उसका छोटा सा एरिया है हमारे पास ds, तो वो हम ds कंसीडर कर रहे हैं, ये बन गया। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा, इस डॉट प्रोडक्ट को जब हम हटाएंगे तो क्या बनेगा, ADS cos थीटा। हमारा जो एरिया का कंपोनेंट होता है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है दैट इज रेडियली आउटवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या है, रेडियली आउटवर्ड। तो दोनों के बीच में एंगल बना 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री इज 1, तो EDS बचा, उस DS का मैं इंटीग्रेशन कर रही हूँ। अब हमने क्या करना है, अगर इस DS का इंटीग्रेशन करना है तो हमें जस्ट क्या है, अब इसके कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ नहीं सकता क्योंकि ये तो अंदर रह गया, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण आएगा, इस स्मॉल एरिया के कारण आएगा। दैट स्मॉल एरिया मान लो इसका इंटीग्रेशन होके हमारे पास आ जाता है डेल्टा एस या DS। ठीक है, तो मैं इसको लिख दूं E डेल्टा एस इज इक्वल्स टू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये सिग्मा चार्ज था किसी मान लो एक इस सर्कल के अंदर, तो जब हम ये सिलेंडर बनाते हैं तो इसमें कितने सारे सर्कल बनते हैं ऐसे। ठीक है, तो डेल्टा एस एरिया तक बनेंगे तो दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एस। ठीक है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेल्टा एस से। एक DS का कंपोनेंट था उसके ऊपर अगर सिग्मा चार्ज था, ठीक है, तो टोटल डेल्टा एस कंपोनेंट पे कितना चार्ज होगा, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एस। एक पेन है या 10 पेन है, 100 रुपए के हैं, तो आप एक पेन की निकाल सकते हो, या आपको पता होता है एक पेन है वो 10 रुपए का है, 100 पेन निकल जाते हैं, कितने के आएंगे। ठीक है, तो वैसे ही हमें पता है कि एक कंपोनेंट पे चार्ज इतना है। ठीक है, इस डेल्टा एस के एक कंपोनेंट के ऊपर, DS कंपोनेंट के ऊपर चार्ज इतना था, पूरे डेल्टा एस के ऊपर कितना आएगा, मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एस, एंड दिस डेल्टा एस दोनों कैंसिल हो गए, तो E की वैल्यू जस्ट आउटसाइड द सरफेस इज गिवन एज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस विल, अगर हमें वेक्टर की फॉर्म में लिखना हो तो हम साथ में एन कैप लगा देते हैं, वो हमें देती है डायरेक्शन। अब आपके पास दो चीजें होती है, या तो आपका सिग्मा है वो ग्रेटर देन 0 होगा, या जो आपका सिग्मा है दैट इज लेस देन 0। दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, बड़ी है 0 से यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है, या आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, छोटी है 0 से यानी कि नेगेटिव वैल्यू है। जब आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा और आउटवर्ड होगा सरफेस के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगा, मान लो ये हमने सरफेस लिया था सिलेंडर, इसमें क्या होगा, एक तो परपेंडिकुलर होगा और एक बाहर की तरफ होगा, अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ। ठीक है, दूसरा अगर सिग्मा लेस देन 0 हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आएगा नॉर्मली बट इनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, इनसाइड द कंडक्टर, यानी कि इस डायरेक्शन के अंदर।
ठीक है, दो अलग अलग केस हो गए। तो ये थी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज चार्ज की। फर्स्ट हमने की थी, दोबारा हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। ठीक है, तो दूसरा हम बोलते थे कि अगर हम उसको चार्ज देते, कोई भी एक कंडक्टर था, उसके इनसाइड हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, जीरो था। अब मैं बोलूँ कि मैं इसको चार्ज दे दूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा या नहीं, तो ये जो चार्ज हम क्यू चार्ज इसको दे रहे हैं, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है यूनिफॉर्मली, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, अंदर कोई भी चार्ज नहीं रहता है। ठीक है, अंदर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, ये हम प्रूव भी कर चुके हैं। गॉस थ्योरम लगाओ। ठीक है, गॉस थ्योरम में हमारे पास सीधा हम ई की वैल्यू निकालते हैं। अगर यूनिट एरिया की बात करते हैं तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगी जब ds की वैल्यू 1 हो जाती है। अब ये जीरो है, ये जीरो, दैट मीन्स कि क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इज जीरो। अब एप्सिलॉन नॉट तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो जीरो हो नहीं सकती। क्यू जीरो हो सकता है, दैट मीन्स कि क्यू भी क्या हो गया, इनसाइड द कंडक्टर जीरो हो गया। तो सारा का सारा जो चार्ज होता है वो इस मीडिया के ऊपर यूनिफॉर्मली अपने आप को उसके सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। ठीक है, जैसा सरफेस होता है वैसे के वैसे वो उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उसके बाद में हमने थर्ड प्रॉपर्टी की थी कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, सरफेस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। अब क्वेश्चन ये आया था कि परपेंडिकुलर ही क्यों, किसी और एंगल के ऊपर क्यों नहीं, तो टेंजेंटियल कंपोनेंट, यानी कि किसी भी सरफेस के ऊपर जब हम टेंजेंट ड्रा कर देते हैं तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्यों नहीं हुई। पीछे तो हम बहुत बार बोलते हैं कि सरफेस के ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रा कर दे तो वो हमें फील्ड की डायरेक्शन देती है, tan थीटा से हमें अपने जो भी फील्ड के बारे में हम बात करें उसकी डायरेक्शन मिलती है। तो यहाँ पे क्यों नहीं मिलती, यहाँ पे अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो इसके दोनों कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट इनसाइड द कंडक्टर होगा जो चार्जेस को ड्रिफ्ट करने की कोशिश करेगा, और वो ड्रिफ्टिंग हमें चाहिए नहीं, वो ड्रिफ्टिंग सेटल डाउन नहीं होने देती चार्जेस को, ऊपर वाली दोनों प्रॉपर्टीज को स्पॉइल करती है। इस वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ प्रॉपर्टी हमने की थी कि जो पोटेंशियल होगा, दैट पोटेंशियल इज कांस्टेंट। किसी भी पॉइंट पे चले जाओ सरफेस के, चाहे आप यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, कहीं भी हो, एवरीवेयर ऑन द सरफेस पोटेंशियल इज कांस्टेंट। व्हाई पोटेंशियल इज कांस्टेंट, तो हमने ड्राइव किया था E इज इक्वल्स टू माइनस dV/dr, ये हमने ड्राइव किया था। अब जब E जीरो है तो dV/dr जीरो हो गया। अब जब dV/dr जीरो हो गया तो कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो जीरो होता है, तो दैट मीन्स कि v इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, हो गया यहां तक। उसके बाद में हमने एक वर्क डन की एग्जांपल लेके किया था। अब वर्क डन की एग्जांपल लेके हमने कैसे किया था वो देखते हैं। देखो, ये सरफेस था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, कोई फोर्सेस लग ही नहीं रही, कोई चार्ज है ही नहीं, ना तो अट्रैक्शन है ना रिपल्शन है। तो यहाँ से उठ के यहाँ पे अगर आओगे तो कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लग रहा, ना अट्रैक्शन का ना रिपल्शन का। तो जब फोर्स नहीं लग रहा तो ये वर्क डन, फोर्स वैसे का वैसा ही है, आप वैसे के वैसे ही चले आ रहे हो, जितना फोर्स आपको यहाँ पे लग रहा था उतना ही फोर्स यहाँ पे लग रहा है। ये कांस्टेंट हो गया, F कांस्टेंट हो गया, तो ये वैल्यू भी तो कांस्टेंट आएगी। फोर्स नहीं लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो हमें कोई काम करना ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से चले थे, जहाँ जितना पोटेंशियल यहाँ पे था उससे कुछ बदला ही नहीं है, यहाँ पे भी आ गए तो ये पोटेंशियल V नॉट ही रह रहा है, क्योंकि काम कुछ करना ही नहीं पड़ा। ठीक है, एक आप क्या करते हो, सिंपल, जब हवा नहीं चल रही होती, ठीक है, हवा नहीं चल रही होती और आपको कहीं जाना होता है, आप आराम से चले जाते हो। ठीक है, वो केस है ये कि हवा की जो कंसंट्रेशन थी या जो हवा है वो नाम मात्र है, निग्लिजिबल है, जो आपको नहीं रोक सकती। बट अगर वो तेज आंधी आ जाए और आपको कहीं पे चल के जाना हो तो फोर्स लग रहा है ना आपके ऊपर, उसी डायरेक्शन के अंदर जिस डायरेक्शन में आंधी जा रही है। तो वो केस था जब हमने पोटेंशियल की बात की थी, या पोटेंशियल डिफरेंस जहाँ पे आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि ये बिना आंधी वाला केस है, नॉर्मल हवा चल रही है जो आपके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगा रही। अब कोई फोर्स नहीं लगा रही तो आपको एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी, आपको ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, आप ज़्यादा फोर्स नहीं लगाओगे आगे जाने के लिए। साइकिल चलाते हो ना, एक आराम से नॉर्मल डे के अंदर साइकिल चला के देखो, आराम से चलेगी। ठीक है, एक क्या करो, आंधी के अंदर साइकिल चला के देखो, नहीं चलेगी, क्योंकि फोर्स लगा रही है वो आपके ऊपर। जब वो फोर्स लगा रही है तो आपके जो स्पीड है उसके अंदर डिफरेंस आ गया, आप नहीं चल पा रहे हो, उसके अंदर फोर्स लग रहा है कुछ ना कुछ।
तो वो जो बिना आंधी के अंदर आप साइकिल चलाते हो ना, तो ये वो बिना आंधी वाला केस है। आराम से साइकिल में उसी स्पीड से आराम से चलते जा रहे हो, कोई आपको ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा, कुछ नहीं करना पड़ रहा, ठीक है। तो यही चीज़ होती है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी हमारे पास इलेक्ट्रो जो स्टैटिक्स है कंडक्टर्स की, उसकी। अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है। नाम से क्लियर हो रहा है। नाम से क्लियर कैसे होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक सबको पता है कि चार्जेस एट रेस्ट की स्टडी हम करते हैं। शील्डिंग क्या होती है? शील्डिंग की बात हम करेंगे, शिवलिंग नहीं बोल रही हूँ, शील्डिंग बोल रही हूँ, ठीक है। शील्डिंग क्या होता है? देखो, किसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कवर लगाना। जैसे हम ओजोन लेयर की बात करते हैं, बोलते हैं ना अर्थ को शील्ड करके रखती है यूवी रेज से, वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब क्या होता है? कोई भी आपके ऑपरेटर्स होते हैं या बड़ी बड़ी जो मशीनरीज होती हैं, उनके अंदर मान लो ऐसी कोई मशीनरी है, उनके अंदर कैविटी बनी होती है। कैविटी दांतों में बनती है ना, वो पूरा सुराख सा हो जाता है दांतों के अंदर, ठीक है, होल होल हो जाता है पूरा, उसको बोलते हैं। वो दांतों की जैसी नहीं होती, वहाँ पे थोड़े से कान जो छोटा सा आपका दांत है वो टूट जाता है, तो वहाँ से उसको बोल देते हैं कैविटीज़ हैं या खराब होने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है? एक पूरा होलो सरफेस होता है, खाली सरफेस होता है, ठीक है। अब ये खाली सरफेस के अंदर क्या होता है? जो भी इलेक्ट्रिक सेंसिटिव डिवाइसेस होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक से या इलेक्ट्रिक फील्ड से जो सेंसिटिव डिवाइसेस होते हैं, सेंसिटिव मतलब अगर थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा उनकी लिमिट से तो वो खराब हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, उस मशीनरी को क्या करना होता है? चलने के लिए इलेक्ट्रिक करंट चाहिए बहुत ज़्यादा, इस अपरेटस को चाहिए होता है कम, तो इस अपरेटस को उस कैविटी के अंदर रख दिया जाता है। इस कैविटी के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है, मतलब ये काम करेगा अपना, इसका जो काम है वो ये करेगा, ठीक है। जैसे देखो, अगर हमने कोई चीज़ को सिंपली टेम्परेचर बताना है, अब हम इलेक्ट्रिकल की बात नहीं करते, मरकरी से अगर हम सीधा हमें टेम्परेचर का पता लग रहा है, हमें उसे क्या करना है? शील्ड करके रखना है। अब जहाँ से देखो आपके इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस चलते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे जाएगा हीटिंग तो प्रोड्यूस करेगा, ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो हीटिंग प्रोड्यूस करेगा तो वो तो नॉर्मल से ज़्यादा टेम्परेचर आपको बताएगी, पर हमें तो कम उतना ही रखना है ना जितना टेम्परेचर है हमारा, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि हमारे पास एक कैविटी बना ली जाती है उस मशीनरी के अंदर या उस सरफेस के अंदर, यहाँ पे उस इलेक्ट्रिक सेंसिटिव डिवाइस को रख दिया जाता है ताकि बाहर से जो हम फील्ड लगा रहे हैं वो इसको इफेक्ट ना कर सके। इस कैविटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है, ये अपना काम जो करना है ये आराम से करेगी, इसके ऊपर फील्ड का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा जो भी हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है यहाँ पे देखिए, कंसीडर ए कंडक्टर विद कैविटी विद नो चार्जेस इनसाइड द कैविटी। हमने एक सरफेस लिया था, जैसे यही लिया था, इसके अंदर एक कैविटी है और कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज जीरो, वट एवर बी द साइज शेप, कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि ये लेनी है, ये भी ले सकते हो, ठीक है। आप ये भी ले सकते हो, इसके अंदर ये कैविटी बना सकते हो, इसके अंदर ये इज इक्वल टू जीरो होगा, इसके अंदर चार्ज नहीं है तो सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी भी जीरो होगी। सरफेस की बात करें तो सिग्मा आएगी, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए, बट द वैनिशिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द चार्ज फ्री जो हमारे भी हैं कैविटी ऑफ ए कंडक्टर इज ए जनरल रिजल्ट था। हमने पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं कि कैविटी के अंदर इनसाइड द कंडक्टर कोई भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता। इवन इफ द कंडक्टर इज चार्ज और चार्जेस आर इंड्यूस्ड ऑन द न्यूट्रल कंडक्टर बाय एन एक्सटर्नल फील्ड, चाहे न्यूट्रल कंडक्टर, चाहे कुछ इंडक्शन हो रही है, चाहे कुछ भी हो रहा है, इनसाइड द कैविटी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? जीरो रहेगा। ऑल चार्जेस जो होंगे वो रिसाइड हो जाएंगे उस सरफेस के ऊपर, अपने आप को क्या करेंगे? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर लेते हैं। अगर ये ऐसे यहाँ पे अगर नेगेटिव आना है तो ये नेगेटिव ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कोई भी चार्ज आपका अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। हैंस द एनी कैविटी ऑफ एनी शेप एंड साइज आर ऑलवेज शील्डेड फ्रॉम द आउटर इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस। हम ऐसे क्या कर सकते हैं, ये कोई भी कैविटी होती है इसको शील्ड कर सकते हैं, इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसको बचा सकते हैं, किससे? आउटर जो हमारा एक्सटर्नल फील्ड जो हमने अप्लाई किया है उससे, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड आप लगा रहे हो, स्टैटिक के ऊपर आपका कंडक्टर पड़ा है और उसको शील्ड करना है आपने, स्टैटिक यानी कि रेस्ट के ऊपर आपका कंडक्टर पड़ा है और उसको आपने शील्ड करना है, उसको बचा के रखना है। तो उसके अंदर हम कैविटी बना लेते हैं। जैसे देखिए, ये हमारा सरफेस था, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, डेंसिटी भी जीरो ही होगी, पोटेंशियल हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है, चाहे इसको सिग्मा लिखना है तो सिग्मा लिख लीजिए। ये पहले दो रिजल्ट हो गए। तीसरे रिजल्ट में हमने ये निकाला था कि जस्ट आउटसाइड हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, ठीक है, इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एन कैप।
अगर हमारा सिग्मा ग्रेटर देन 0 है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी परपेंडिकुलर, और अगर सिग्मा लेस देन 0 है तो इनवर्ड डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आएगा हमारा, ठीक है, अंदर की तरफ। अब क्या किया, चौथी प्रॉपर्टी हमने बता दी। चौथी प्रॉपर्टी क्या है कि कोई एक कैविटी बना ली इस सरफेस के अंदर, ये कोई आपकी शीट थी, कोई पेज है, उस पेज के अंदर जैसे भी हम करते हैं उसके अंदर एक होल निकाल लेते हैं और दैट होल विल बी कंसिडर्ड एज कैविटी। अब मेरे पास है नहीं वरना मैं निकाल ही देती, जैसे यही ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका कोई सरफेस था और इसके ऊपर से हमने क्या किया, इतना सरफेस इसका निकाल दिया, तो ये पूरा आपका सरफेस था और ये जो बीच में हिस्सा बच गया दैट इज कैविटी। तो इसके अंदर अगर हम क्या कर देते हैं, कोई भी चीज़ रख देते हैं तो वो इफेक्ट नहीं होगी बाहर वाली चीज़ों से, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन कंडक्टर की। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम करेंगे डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में।